हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 4। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति और उदाहरण 4.3 को। सो चुंबकीय क्षेत्र में गति यानी कि मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गति का मतलब हमारा यह है कि मान लो हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, एक चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, हम इसे पहले वाले लेक्चर में जान चुके हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा कोई आवेश है, मान लो उस आवेश की वजह से क्या है, उस गतिमान आवेश की वजह से क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं तो उस पर क्या लगेगा, एक एक बल कार्य करेगा उस पे, ये भी हम जान चुके हैं। और कितना बल लगेगा वो भी हम जानते हैं, है ना। दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, कितना बल उसमें लगेगा। लेकिन अब इस आवेश पर जो हमने इस चुंबकीय क्षेत्र में लेके आए हैं उस पर एक बल कार्य कर रहा है। अब उस पर कुछ बल लग रहा है तो हम ये जानना चाहते हैं अब कि उस आवेश पर बल लगने की वजह से उसके मोशन में किस तरह का हमें किस तरह का मोशन हमें देखने को मिलेगा, है ना। मतलब उसकी गति किस तरह से प्रभावित होगी इस बल के कारण। ठीक है, ये हमें देखना है कि बल की वजह से उस आवेश के मोशन में क्या फर्क पड़ रहा है, वो किस तरह से मोशन कर रहा है, वो उस चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से गति कर रहा है। तो वो हम देखने वाले हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशन माननी पड़ेगी पहले, है ना। कंडीशन क्या होगी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के प्रकरण में मान लो जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल मतलब F उस कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है ना। हम जानते हैं, देखो इसको समझने के लिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल की डायरेक्शन हम किस तरह से बताते हैं अपने राइट हैंड को यूज करते हुए ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अच्छे से उसे डिटेल में पढ़ा था, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि उसी का हम इसमें यूज करेंगे। तो देखो, हमें पता है कि चुंबकीय बल होता है, जो चुंबकीय बल होता है, मान लो ये हमारे पास बल है, वो वेग की डायरेक्शन के, मान लो वेग की डायरेक्शन ये वाली है, उस वेग की डायरेक्शन क्या होता है, लंबवत होता है ना। और इस डायरेक्शन में हम कुछ मान लेते हैं बी को। तो यानी कि वेग की डायरेक्शन के लंबवत होता है कौन, चुंबकीय बल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होता है। कार्य होगा कोई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं हमारे फॉर्मूला बताते हैं हमें क्यू क्रॉस वी, क्यू वी साइन थीटा, है ना, कुछ इस तरह से जो होगा। तो वेग के परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश की गति के प्रकरण में चुंबकीय बल होता है वो वेग की दिशा के लंबवत होता है। तो इसमें कोई कार्य नहीं होता है, और कार्य नहीं होगा तो उसके वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमको। तो अब हम एक केस लेंगे, दो केस हम यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केस हमारा होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कुछ एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने अज्यूम करा है, माने हमने एक चुंबकीय क्षेत्र है कोई, उस पर आवेशित कण की गति पर हम विचार करने वाले हैं। एक समान हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम देखने वाले हैं कि वहां पर उस चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण किस तरह से गति करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, मान लो हमारा यहाँ से हमारे पास एक आवेश था, प्लस क्यू आवेश था हमारे पास। उस प्लस क्यू आवेश कुछ इस डायरेक्शन में वो चल रहा था, मतलब वो चल रहा था कुछ यहाँ पे, ऐसे गया 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 गया। वी क्या है, वी उसके वेग की दिशा को बता रहा है। वो वी डायरेक्शन से, मतलब वी वेग से वो जा रहा है कौन, आवेश। अब होगा क्या, हमने बोला है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। हमने ये भी एज्यूम करा है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस पेपर के परपेंडिकुलर है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो कुछ नीचे की तरफ है। देखिए इसमें हमने दिखा सकते हैं उसको, लेकिन वो नीचे की तरफ है। जैसे वेग यहाँ जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ नीचे की तरफ है। ठीक है, अब आप बताइए कि इस केस में बल की डायरेक्शन क्या होगी, लॉरेंज बल की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम अपने राइट हैंड का यूज करें दोबारा तो हम देखेंगे कि बी डायरेक्शन से वी की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं अपने हाथ को मोड़ते हुए, तो बल की डायरेक्शन कुछ अंदर की ओर हमें जाती हुई लगती है। यानी कि लॉरेंज बल अंदर की ओर डायरेक्शन कर रहा है। जब लॉरेंज बल अंदर की ओर डायरेक्शन कर रहा है, इसका मतलब जो आवेश बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा था
उस आवेश पर एक बल लगेगा और वो बल इस आवेश को कुछ इस डायरेक्शन में अंदर की ओर मोड़ देगा। ठीक है, जैसे इतना समझ में आ गया हमको। तो वो अंदर की मुड़ते 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 वो आगे जाता है इस तरह से। दोबारा यहाँ पर वो क्या करता है, वो सीधे जाने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा यहाँ पे एक बल लगेगा, लॉरेंज बल, जो कि दोबारा वही केस होगा और वो अंदर की ओर बल कार्य करेगा। ठीक है, दोबारा अंदर की ओर बल कार्य करा, फिर दोबारा वो एक सर्कल की तरह जाता 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 गया और यहाँ पे भी बल वही कार्य करेगा और अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा, वह एक वृत्त वाले शेप बनाता है। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आवेश है वो एक तरह से वर्तुल गति कर रहा है ना। इस तरह से वो गति कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो उसका बल है वह बल हमेशा अंदर की ओर क्या कर रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, और अंदर की ओर बल लग रहा है तो वह आवेश को अंदर की ओर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, हमने उस स्थिति पर विचार करा जब जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो वेग कुछ इस तरह से है और चुंबकीय क्षेत्र मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर टू द पेपर है। इस क्षेत्र के परपेंडिकुलर में हमारा चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। उस केस में हमने ये देखा कि जो लंबवत बल होता है वो क्यू वी क्रॉस बी जो होगा अभिकेंद्र बल की भांति कार्य करेगा तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वर्तुल गति उत्पन्न करता है। तो ये गति कौन सी हुई? ये गति होती है वर्तुल गति। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यह वर्तुल गति को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हमको समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस क्या बताता है, यदि वेग v, जो वेग है जिस वेग से वो आवेश चल रहा है वो वेग v है। ठीक है, वो b के अनुदिश है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसी डायरेक्शन में है। उस पिछले वाले केस को आप भूल जाइए, अब दूसरा केस हम ले रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और जो आवेशित कण है, जो आवेश है मतलब वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। वो भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब आप बताइए कि यहाँ पर लॉरेंज जो बल होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र भी वहीं जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी मतलब उसी डायरेक्शन में है और वेग भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है, यानी कि इस केस में जो लॉरेंज बल होता है वो कितना होता है, वो शून्य होता है। कितना होता है, वो शून्य होता है। हम इसके पहले वाले लेक्चर में भी देख चुके हैं, जो हमने लॉरेंज बल पढ़ा था उसके केस में, कि बी और बी क्या है, एक दूसरे के समानांतर है ना। तो समानांतर है, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री का है। और साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। तो आप समझे इसका मतलब, जो आवेश है, मान लो इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने, इससे पहले वाले इसमें जो हमने देखा था, जो ये कण था जो कि v वेग से चल रहा था इस डायरेक्शन में, उस पर कोई भी बल इस पे कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट 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 चलता जाएगा। मतलब वो बिल्कुल यहाँ जा रहा था हमारा आवेश, वे वेग से इधर जा रहा था, तो उस पर अब इस डायरेक्शन में कोई भी बल नहीं लगेगा, बल्कि वो सीधे सीधे गति करेगा। यानी कि वो कैसी गति करेगा, इस बार वो गति करता है रेखीय गति, लीनियर मोशन वो करता है इस बार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी आइडियल कंडीशन नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि बी हमेशा वी के क्या हो, पर वी के समानांतर ही हो, उसके अनुदिश ही हो, या फिर जो बी है वो बी के लंबवत ही हो, है ना। तो अब मान लेते हैं ये दोनों कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि जो बी और वी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, एक दूसरे के साथ भी चल रहे हैं। तो उस समय बताइए आप किस तरह की कंडीशन होगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति को चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं करेगा, जो अभी हमने डिस्कस करा वही हमें बात कर रहे हैं। बी के लंबवत किसी तल में गति पहले की भांति वर्तुल गति भी होगी। ठीक है, तो अगर हम इस केस को देखें तो हमने अभी भी देखा था वर्तुल गति। क्या देखा था हमने, वर्तुल गति देखी थी कुछ इस तरह से। इसके बाद हमने देखी एक रेखीय गति। हमारे पास अगर ये दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन क्या है, प्रेजेंट है, तो आप बताइए आप कि ये जो आवेश होगा वो किस तरह की गति करेगा। ये हमारे पास आवेश है जिसपे कि जो इस पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा था, जब तो वो सीधे सीधे गया, तो उस पे एक बल कार्य करा तो उसने क्या करा, वो ऐसा मुड़ गया। फिर वो कुछ इस तरह से गया, उसने वर्तुल गति करी और फिर वो सीधा सीधा गया।
फिर उसने वर्तुल गति करी। तो कुछ इस तरह से गति करता है हमारा आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र में, कुछ इस तरह की गति करता है। हमने जो दो केस पढ़े उन दोनों केस को कंबाइन करके हम देखते हैं कि इस तरह जो आवेश होगा वह एक कुंडलिनी गति करता है। कुंडलिनी गति मतलब कुछ इस तरह की गति वो करता है, कुछ इस तरह की गति वो कर रहा है। यानी कि पहले वो लीनियर गया, लीनियर मोशन करा, फिर उसने वर्तुल गति करी यहाँ पे, फिर वो लीनियर गया मतलब सीधा एक रेखीय गति गया, फिर वो इस तरह से मोशन करा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह से गति करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसके एक डेरिवेशन को। डेरिवेशन कुछ इस तरह से है कि इसी डायग्राम को आप देखिए, इस तरह से कुंडलिनी गति कर रहा है। तो हम देखते हैं यदि किसी कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या आर है, तो उस पर क्या कर रहा होगा, एक देखो वर्तुल गति कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य कर रहा होगा, और वो बल क्या होगा, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल हम जानते हैं क्या होता है, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। वह वृत्त की और वृत्त के केंद्र के बल लगता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल, है ना। इसका कहते हैं अभिकेंद्र बल कहते हैं। यदि वेग v और चुंबकीय क्षेत्र क्या है b के लंबवत है, तो चुंबकीय बल वेग v और चुंबकीय b के लंबवत होता है। तो अभिकेंद्र बल की भांति इसका परिमाण क्या होता है, QVB। मतलब ये कहने का है कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं आवेश पर कितना बल कार्य करता है, दैट इज QV×B, है ना। QV×B कार्य करता है, और V×B क्या होता है, VB साइन थीटा। VB साइन थीटा, और इनके बीच में एंगल कितना है, V और B के बीच में हमने माना है वो 90 डिग्री का एंगल है, और साइन 90 कितना होता है, दैट इज 1। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज VB। हम क्या लिख सकते हैं इसको, VB लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है QVB। तो ये जो बल है वो क्या है, एक दूसरे को इक्विवेलेंट हमने करा, इन दोनों को बराबर करा। तो हमने देखा कि mv²/r बराबर होगा QVB। जो अभिकेंद्र बल की भांति इसका परिमाण QVB होता है। तो हमने इसको लिखा, ये आपको समझ में आ गया है ना कि एक आवेश के कारण जो बल लगता है वो कितना लगता है, QVB लगता है। और ये बल जो है उसको अभिकेंद्र बल की भांति उस पर कार्य कर रहा है। तो mv²/r क्या है, यह अभिकेंद्र बल का एक फॉर्मूला है। यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। r क्या होगा, जो ये गति कर रहा है वृत्ताकार पथ उसकी त्रिज्या है r। तो r बराबर हमारे पास आ गया है mv/qb। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले से हम दे सकते हैं कि इसका संवेग, संवेग क्या है बताओ, mv। mv बराबर क्या होता है, p, क्योंकि हम जानते हैं संवेग p बराबर होता है mv। जितना ज्यादा संवेग होगा उतनी ही अधिक निर्मित वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब उतना ही बड़ा वृत्त होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो r है, जो त्रिज्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mv की। mv मतलब p, p मतलब संवेग। जितना ज्यादा संवेग होगा उस वृत्त की त्रिज्या उतनी ज्यादा होगी। त्रिज्या उतनी ज्यादा होने का मतलब है वो वृत्त उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने त्रिज्या जान ली है। अब हम जानेंगे कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति क्या होती है, कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला हम दे सकते हैं, v बराबर होता है ओमेगा r। यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। ओमेगा बराबर आ जाएगा v/r। ठीक है, और ओमेगा बराबर हम जानते हैं वो होता है 2πv। कितना होता है, 2πv। और हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं पहले यहाँ से, पीछे से हम अगर v की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, हाँ वेट, हाँ देखो ये क्या है v, आपने यहाँ पे v देखा, तो अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल दीजिए। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी r/qb। अरेंजमेंट करना है सिर्फ हमने यहाँ से, बटे m, ये आएगा ना हमारे पास r/qb/m। ठीक है, तो v की वैल्यू आप पीछे रख देंगे, वहां पर, कहां पर, यहाँ पे। जब आप यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कोणीय आवृत्ति का QB/m। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कोणीय जो आवृत्ति है वो वेग पर निर्भर नहीं करती, उसकी आवृत्ति पर वो निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय, यानी कि आवर्त काल टी। हम टी देखेंगे, ठीक है। टी क्या होता है हम जानते हैं फॉर्मूले से, टी बराबर होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अभी अभी निकाली है, आप यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, और यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, और टी की वैल्यू जो होगी वो आएगी 1/1/v। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय भी निकल चुका है।
अब हम बात करें चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल क्या होता है? घूर्णन में उस कण के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो मतलब जब वो कर्ण घूर्णन कर रहा था उस समय, उस चुंबकीय क्षेत्र में जब वो घूर्णन कर रहा था कर्ण, उस समय जब वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, मतलब ये वाले जो चुंबकीय क्षेत्र अनुदिश जो दूरी थी उसकी, उसी को हम कहते हैं चूड़ी अंतराल। ये हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है चूड़ी अंतराल का, दैट इज P बराबर B कैपिटल T। T यहाँ पे क्या आवर्तकाल है, दोनों की वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये समझ लिया है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। अब हम एक उदाहरण 4.3 को देखते हैं जो कि इसी से कुछ रिलेटेड है। उदाहरण 4.3 में कहा गया है कि 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बी हमें गिवन है। आप इसको नोट डाउन करते रहना चाहिए हमें, जैसे हमें वैल्यू पता चल रही। यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन, जिसका द्रव्यमान हमें दे रखा है, जिसका आवेश हमें दे रखा है, पथ की त्रिज्या क्या है, हमें पूछा गया है त्रिज्या आर पूछी गई है। ठीक है, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस चाल से गतिमान है, उस पथ की हमें त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या के बाद हमें आवृत्ति भी बतानी है उसकी। इसकी ऊर्जा किसमें है? के ई वोल्ट में। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमें दे रखी है, कुछ इस तरह से होती है। तो इसको आप खुद करने की ट्राई कीजिए। पहले अभी अभी हमने फॉर्मूले को डिस्कस करा है, उसी फॉर्मूले को लगाते हुए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें पथ की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो देखो, हमने अभी भी फॉर्मूला डिस्कस करा था, आर बराबर होता है एम वी बटे क्यू बी, है ना। एम में पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि आवेशित जो कण है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। बी भी में पता है और क्यू भी में पता है और बी भी में पता है, सारी चीज में पता है तो हमारी वैल्यू भी निकल जाएगी। देखो, ये वैल्यू मीटर में है तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी है आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? वी, आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू बराबर वी बटे 2πr। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमें गिवन है, आप इसको पुट करेंगे और फिर वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। उसके बाद हमें निकालनी है इसकी ऊर्जा। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने वैल्यू रखी और इसको सॉल्व करा। तो आप इसको सॉल्व करिए, उसी की तरह आप और न्यूमेरिकल भी ट्राई करने की कोशिश कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देख लेते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। तो हमने देखा कि कोई आवेश का, जब आवेश का कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो आवेशी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो कैसी गति करेगा? वर्तुल गति करता है। वेट, जब आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा तो वह कुंडलिनी गति उत्पन्न करता है। किसी कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हमने डिस्कस करी और इसके लिए आवश्यक शर्तें थी आपको लॉरेंज बल और चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे। और अब थैंक यू।